हेलो गाइस, वेलकम टू नर्सिंग ऑफिशियल। मैं दीपक पाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस नर्सिंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। सो गाइस, एनपीएनएचएम को टारगेट करते हुए आज हमारी फोर्थ क्लास हम करने जा रहे हैं। इसमें हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो मैं आपको डेली ये 30 क्वेश्चन कराता हूँ, आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो आप ये देखा करिए कि आप कितने आंसर आप खुद सही दे पा रहे हैं। जो 30 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उनमें से कितने आप सही दे पा रहे, 20 दे पा रहे, 15 दे पा रहे। अगर आप कम दे पा रहे हैं तो आप बस इन वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें, आपका स्कोर देखते रहना। जैसे ये फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग क्लास चल रही है तो इसको अगर आप देखोगे तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में आपका स्कोर ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि हम जो क्वेश्चन कराते हैं इनके बीच में कॉन्सेप्ट भी साथ के साथ देते रहते हैं। और जो अगर हमारे चैनल पर जो नए हैं उनको मैं कहना चाहूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियोस को शेयर भी कर दिया करें, जिससे कि हमारे को भी मोटिवेशन मिलता है। अगर आप कमेंट में हमें स्कोर लिखेंगे कितने क्वेश्चंस आपके सही खुद से आप कर पा रहे हैं। तो बिना किसी तरीके अब चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। पहला क्वेश्चन लगाएंगे स्क्रीन पर। क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक पेशेंट का कौन सा ऑर्गन पोटेशियम लेवल के 6.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होने पर डिसफंक्शन की सबसे अधिक रिस्क पर होता है। तो हमसे पूछा गया एक पेशेंट है जिसका पोटेशियम लेवल क्या है 6.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है। तो इस कंडीशन में जो कौन सा उसका ऑर्गन है पेशेंट का जो कि डिसफंक्शन होने की रिस्क पर है, यानी कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो काम करना बंद कर सकता है। ऑप्शन देखेंगे, लंग्स, किडनी, लीवर और हार्ट। तो यहाँ बात की जाएगी पोटेशियम की। तो पोटेशियम का जो नॉर्मल रेंज कितनी होती है, पोटेशियम का लेवल कितना होता है नॉर्मल, पोटेशियम का होता है 3.1 टू 3.5 टू 5.1, ये नॉर्मल रेंज होती है पोटेशियम की। लेकिन हमारे को बताया कितने का, ये हमारे को बताया क्वेश्चन में 6.2, तो ये ज्यादा जा रही है। अब हम बात करें पहले जो पोटेशियम होता है ये क्या करता है हमारे शरीर के अंदर, ये हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है, हेल्प करता है किसकी, टू फंक्शन मसल एंड नर्व्स। जो मसल और नर्व्स होती है उनको फंक्शन करने में ये हेल्प कौन करता है, पोटेशियम करता है। तो अगर जैसा कि इसमें दे रखा हमारे को कि 6.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है, तो यहाँ पर ये क्या है कि ये पोटेशियम ज्यादा हो रहा है, और जब ज्यादा हो रहा है तो ये क्या कर सकता है, ये डैमेज कर सकता है किसको, इट में डैमेज हार्ट। और हमारे को क्या देखने को मिल सकता है, कार्डियक अरेस्ट देखने को मिल सकता है, कार्डियक अरेस्ट देखने को यहाँ पर मिल सकता है। और इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे अरिथमियास की कंडीशन भी यहाँ पर आ सकती है। तो ये सारी चीज हो सकती है। पोटेशियम का नॉर्मल लेवल होता है 3.5 टू 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। और इसका फंक्शन क्या होता है, मसल्स और नर्व्स को इसका पोटेशियम का वर्क होता है कि ये फंक्शन करवाता है किसका, मसल्स और नर्व्स का। और अगर पोटेशियम एक्सेस हो जाता है बॉडी में तो ये किसको अफेक्ट करता है, हार्ट को अफेक्ट करता है। वहां से क्या देखने को मिल सकता है, हमें कार्डियक अरेस्ट देखने को मिल सकता है, अरिथमियास की कंडीशन आ सकती है, और ये लाइफ थ्रेटनिंग होती है। अगर कार्डियक आता है तो ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे स्क्रीन पर। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ल्यूक डायबिटिक ले रहे क्लाइंट में पोटेशियम का नॉर्मल सीरम लेवल मेंटेन करने में हेल्प करने के लिए भोजन जैसे बनानास, ऑरेंज जूस व डैश खाने के लिए इंकरेज करना चाहिए। तो हमसे पूछा गया एक ल्यूक डायबिटिक पर है पेशेंट जो क्लाइंट है, तो वहां पर क्या है कि उसका जो पोटेशियम का
नॉर्मल सीरम लेवल को मेंटेन करने के लिए जो भोजन दिए जा रही है जैसे बनानास, ऑरेंज जूस, तो और हमसे पूछा के साथ और क्या देना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे को ऑप्शन में दे रखे हैं स्किम्ड मिल्क, स्पिनच, बेक्ड चिकन और ब्राउन राइस। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लूप डायबिटिक। ये लूप डायबिटिक क्या होता है, इसको पहले आप समझिए। साथ ही जो भी मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ आपको मैं धीरे धीरे समझाता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ सके। ये क्या है, ये एक मेडिटेशन है, एक मेडिकेशन है, जो मेडिकेशन है या कहें या एक ट्रीटमेंट है। इसे मेडिकेशन भी कह सकते हैं, एक ट्रीटमेंट भी कह सकते हैं। जो कब दिया जाता है, जब फ्लूइड ओवरली, जो फ्लूइड होता है हमारी बॉडी का वो ओवरलोड हो जाता है। ओवरलोड होने का मतलब है जैसे कि कंडीशन कुछ ऐसे बन जाती है जैसे कि हार्ट फेलियर, हाइपरटेंशन बन जाता है, यानी बीपी काफी बढ़ जाता है, या जैसे टैकीकार्डिया कहते हैं। जब ऐसी कंडीशन होती है तो उसको क्या कहते हैं, उस टाइम पर एक मेडिकेशन और एक ट्रीटमेंट देते हैं, उसको कहा जाता है लूप डायबिटिक। तो इसके एग्जाम्पल है, जो ये मेडिकेशन होता है इसमें जो यूज करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे एक है ब्यूमेटामाइड, एक है ब्यूमेटाइड जिसे हम कहते हैं ब्यूमेक्स भी कहते हैं। एक होता है फ्यूरोसिमाइड जिसे हम कहते हैं लेसिक्स। लेसिक्स एक ड्रग है जो मैंने आपको बताया था, अगर आपने देखी होगी ड्रग वाली हमारी वीडियो चैनल पर पड़ी है 5 मिनट के, उसमें सारे ड्रग का मैंने जो जनरली यूज होते हैं उनके बारे में बता रखा है, क्या किसकी वर्किंग है। तो जो फ्यूरोसोमाइड जो लेसिक्स है ये क्या करता है, इंक्रीज करता है यूरिन आउटपुट को। जब यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करेगा तो क्या, जो वाटर है, जो शरीर में हमारा जो फ्लूइड है और जो पोटेशियम है वो रिलीज हो जाएगा। तो वहां पर किस टाइप की कंडीशन बन जाएगी, वहां पर बन जाएगी हाइपोकैलीमिया की कंडीशन बन जाएगी। तो जो हाइपोकैलीमिया की कंडीशन बन जाती है वहां पर हम क्या करेंगे, पोटेशियम, उनकी जो पोटेशियम है उसको मेंटेन करने के लिए पोटेशियम उसके डाइट में हम देते हैं। तो जो हम डाइट देते हैं उसमें कुछ इस तरीके से आती है, जैसे कि चीजें सप्लीमेंटल डाइट देते हैं जो कि पोटेशियम से भरी हो, जैसे कि बनानास, ऑरेंज और स्पिनच, टोमेटो, कैरेट, पोटैटो और फिश खाने की हम सलाह दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्शन में, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। स्पिनच हम यहाँ पे उसको रिकमेंड कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, स्पिनच। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। के बाइंड इज गिवन फॉर पेशेंट विद, के बाइंड हम देते हैं पेशेंट को किस कंडीशन में, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरकैलीमिया या हाइपोकैलीमिया। तो के बाइंड क्या है, के बाइंड बेसिकली एक पाउडर है। के बाइंड क्या है, ये एक तरह के बेसिकली एक पाउडर है, और पाउडर का हम क्या यूज करते हैं इसका, तो ये एक तरह पाउडर की फॉर्म में होता है और ये मेडिसिन की तरह हम यूज करते हैं।
इसलिए कि हम रिड्यूस कर सकते हैं, टू रिड्यूस पोटेशियम लेवल। पोटेशियम लेवल को रिड्यूस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, केबाइन पाउडर का यूज करते हैं। तो हम केबाइन पाउडर का यूज करते हैं तो किस कंडीशन में होगा पेशेंट, पहले से अगर हम पोटेशियम को यहाँ पर रिड्यूस कर रहे हैं, उसका लेवल को कम कर रहे हैं, तो पहले से कौन सी कंडीशन में होगा, तो यहाँ पर यहाँ पर कौन सी कंडीशन में होगा, तो ऑलरेडी वो यहाँ पर हाइपर कैलीमिया कंडीशन में होगा। हम जब दे रहे हैं उसको कि हम उसको रिड्यूस कर रहे हैं, इसका क्या काम होता है, केबाइन पाउडर का जो पोटेशियम का लेवल है उसको रिड्यूस करना। तो मतलब ऑलरेडी पेशेंट क्या है यहाँ पर हाइपर कैलीमिया की कंडीशन में है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, हाइपर कैलीमिया। इसमें क्या करता है, इसका वर्क क्या करता है, ये जो केबाइन होता है, केबाइन जाता है जो जीआईटी होता है हमारा, जो हमारा जीआईटी होता है वहां पर जाके जो पोटेशियम होता है, जैसे पोटेशियम है, तो उसको क्या करता है, ये ऑब्जर्व नहीं होने, एब्जॉर्ब कर लेता है। जो पोटेशियम जो मतलब एब्जॉर्ब हो रहा होता है हमारी बॉडी में, तो उसको क्या है वहां से उसको होने से रोकता है। तो ये काम होता है केबाइन पाउडर का। तो इस तरह से वर्क करता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, हाइपर कैलीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। निम्न में से किसको हाइपर कैलीमिया के कारण मैनेजमेंट में यूज होता है। ऑप्शन देखेंगे, इंसुलिन विद ग्लूकोज, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम क्लोराइड या मैग्नीशियम सल्फेट। तो हमसे पूछा है इनमें से किसको हम यूज करते हैं हाइपर कैलीमिया की मैनेजमेंट में। तो यहां पर हम क्या करते हैं, एक लेते हैं इंसुलिन और एक ग्लूकोज। क्या करते हैं, इंसुलिन लेते हैं, हाइपरटोनिक ग्लूकोज लेते हैं, जिससे क्या होता है जो एक्सेस पोटेशियम होता है, जो हमारा जो पोटेशियम होता है वो कहाँ होता है, ये हमारा सेल है, ये भी बहुत सारे सेल हैं अंदर इनके भी, ये मतलब मैंने बड़ा बना दिया एक तरह से दिखाने के लिए सेल। तो ये क्या होता है, ये जो फ्लूइड यहाँ पर भरा होता है सेल के बाहर, इसके बाहर मतलब सेल के बाहर है फ्लूइड, तो ये होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और जो सेल के अंदर होता है ये होता है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो ये क्या करते हैं, हमें क्या करना है यहाँ पर इस चीज का मैनेजमेंट करना, हाइपर कैलीमिया का। तो हाइपर कैलीमिया का मैनेजमेंट करना, तो यहाँ पर क्या है, पोटेशियम का लेवल ऑलरेडी यहाँ पर बढ़ा हुआ है, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम का लेवल ऑलरेडी ज्यादा है। तो जब हम इंसुलिन प्लस ग्लूकोज देते हैं तो इससे क्या होता है, जो पोटेशियम है वो यहाँ से अंदर की तरफ एंटर कर जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, वो हाइपो कैलीमिया की कंडीशन में आ जाता है। तो इस तरह से हम उसको मैनेज कर पाते हैं, यानी जो ईएसएफ से आईएसएफ में एंटर क्या कर जाता है पोटेशियम, तो यहाँ पर क्या होता है पोटेशियम का लेवल मैनेज हो जाता है और हाइपोकैलीमिया की कंडीशन की तरफ वो जाने लगता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा ये करेक्ट हो जाएगा, इंसुलिन और ग्लूकोज। तो किससे होता है, इंसुलिन और ग्लूकोज से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर। अगर आपको मेरी स्पीड जैसे धीरे लग रही है तो आप स्पीड आप तेज कर भी देख सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे 5वां। क्रोनिक रीनल फेलियर वाले एक पेशेंट में इसे रिवर्स करने के लिए 50 ml 50% डेक्सट्रोज में 10 U इंसुलिन को प्रिस्क्राइब करते हैं। हमसे पूछा एक पेशेंट है जो कि क्रोनिक रीनल डिसीज उसका फेलियर है, यानी जो किडनी उसकी वो ऑलरेडी फेल हो चुकी है, काफ़ी मतलब क्रिटिकल है। और जो पेशेंट में रिवर्स करने के लिए और पेशेंट को रिवर्स करने के लिए मतलब उसको रिकवर करने के लिए
50 ml 50% डेक्सट्रोज में 10 यूनिट इंसुलिन को प्रिस्क्राइब करते हैं, तो कौन से वाला ऐसा पेशेंट होता है जिसमें ऐसा करते हैं, ये हमसे पूछा गया। तो डेक्सट्रोज की बात करें, डेक्सट्रोज क्या करता है, डेक्सट्रो क्या करता है, ये जो डेक्सट्रोज होता है, डेक्सट्रोज की बात करें तो इसके ये क्या करता है, जो ब्लड में जो हमारे ग्लूकोज लेवल होता है उसको क्या करता है, ये डिक्रीज करता है। डेक्सट्रोज का काम क्या होता है, जो ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है उसको डिक्रीज करता है, और जो ग्लूकोज को डिक्रीज करता है। तो इससे क्या होता है, और ये जो हम करते हैं ये कैसे करते हैं, इंट्रावेनस रूट से करते हैं। जब भी करेंगे इसको कैसे करेंगे, हम आईवी करेंगे, डेक्सट्रोज आईवी करेंगे, ब्लड के ग्लूकोज लेवल को कम करता है कौन, डेक्सट्रोज। तो हमसे क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, एक बार देखेंगे। तो मतलब ग्लूकोज के लेवल को कम कर रहा है, तो यहां पर क्या देखने को मिलेगा, यानी ग्लूकोज के लेवल को कम कर रहा है, तो हाइपरकैलेमिया ऑलरेडी वहां पर है, तभी तो वो ग्लूकोज के लेवल को कम कर रहा है, वहां से हमारा पोटेशियम वगैरह सब जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हाइपरकैलेमिया की कंडीशन ऑलरेडी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, हाइपरकैलेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। इंसुलिन इन्फ्यूजन वाले पेशेंट में होने वाला इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर जो कॉमन होता है, हमसे पूछा गया जब इंसुलिन का हम इन्फ्यूजन करते हैं तो उस पेशेंट में जो कौन सा ऐसा इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर है जो कॉमन देखने को हमें मिलता है, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोकैलेमिया या हाइपरकैलेमिया। जब इंसुलिन का हम क्या करते हैं, इन्फ्यूजन करते हैं, तो वहां पर क्या देखने को मिलता है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वहां से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में, जो भी मैंने अभी आपको बताया था, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या होता है, पोटेशियम वहां पर जा रहा होता है। तो किसके कारण होता है, हाइपो, तो वहां पर कैसी कंडीशन हो जाती है, हाइपोकैलेमिया हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर हाइपोकैलेमिया, ऑप्शन नंबर सी। इसमें हमारे को बताया गया जब इंसुलिन का इन्फ्यूजन हो रहा होता है तो क्या होता है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है वहां से पोटेशियम कहाँ जाने लगता है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में जाने लगता है। जब वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड में जाने लगे तो वहां पर क्या कंडीशन बनेगी, सिंपल सी बात है, पोटेशियम कम हो रहा है तो हाइपोकैलेमिया बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट्स डज इंसुलिन हैव टू मूव इनटू द सेल्स। तो हमसे पूछा है कौन सा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो हेल्प करता है सेल्स में मूव करने के लिए। ऑप्शन देखेंगे, पोटेशियम, कार्बोनेट्स, क्लोराइड या बाइकार्बोनेट्स। तो अभी मैंने आपको बताया था इससे पहले कि कौन फंक्शन करने में मदद करता है मसल्स और विंस की, यानी सेल्स में कौन मूवमेंट करवाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, पोटेशियम। पोटेशियम हेल्प करता है, पोटेशियम एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जो हेल्प करता है टू मूव इन टू द सेल्स। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 8। हाइपोमैग्नेसीमिया के सिम्टम हेतु मैग्नीशियम सल्फेट ले रही मदर के लिए नर्स को कौन सा इंपोर्टेंट साइन को फर्स्ट नोट करना चाहिए। तो क्या है कि एक हाइपोमैग्नीशिया है, यानी क्या है कि वहां पर कमी किस चीज की है, मैग्नीशियम की कमी है उस पेशेंट के अंदर। तो वहां पर क्या है कि जो मदर है उसको मैग्नीशियम सल्फेट भी दिया जा रहा है। तो इस कंडीशन में जो नर्स है वो कौन से इंपॉर्टेंट साइन को सबसे पहले नोट करेगी। ऑप्शन देखेंगे, कूल स्किन टेम्परेचर, रैपिड पल्स रेट, टाइमलिंग इन द टॉयज या डिक्रीज डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस।
तो क्या है कि क्योंकि जो पेशेंट है यहाँ पर वो हाइपो की कंडीशन में तो है मैग्नीशिया की, लेकिन इस जो कि वो क्या कर रहा है, पेशेंट जो है मैग्नीशियम सल्फेट ले रहा है, इसलिए हाइपर मैग्नीशियम में वो जा सकता है। क्योंकि अभी क्या कर रहा है, वो मैग्नीशियम ले रहा है, मैग्नीशियम सल्फेट ले रहा है, तो वो क्या हाइपर की कंडीशन में जा सकता है। और जब वो जाएगा तो उसका कैसे पता लगाया जाएगा नर्स कि भाई वो जा रहा है उस कंडीशन में, तो नर्स उस चीज को नजर रखेगी। किससे, जब ऐसी कंडीशन होती है तो वहां पर क्या देखने को मिलता है, जो डीप टेंडन इफेक्ट्स होते हैं, जो रिफ्लेक्सेस होते हैं, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, वो दिखने बंद हो जाते हैं। जैसे टेंडन्स क्या होते हैं, जो जो मसल्स को हमारी बोन से कनेक्ट करते हैं, जो मतलब प्रोम्प्ट्री अगर आप कहें तो थोड़े से दिखते हैं, तो वो अगर दिखने बंद हो जाते हैं तो ये हमारे को एक साइन होता है किस चीज का, कि जो पेशेंट है वो हाइपर मैग्नीसीमिया में जा रहा है। तो इस चीज को नर्स नजर रखेगी। ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, डिक्रीज डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस। जो टेंडन का जो रिफ्लेक्स का जो हमारे को पता चलता है, तो वो वहां पर क्या होता है, डिक्रीज देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, डिक्रीज डीप रिफ्लेक्शन टेंडन रिफ्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 9, द मिनरल दैट रेगुलेट्स मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड नर्व ट्रांसमिशन इज। तो हमसे पूछे वो मिनरल कौन सा है जो रेगुलेट करता है मसल की कॉन्ट्रैक्शन को और नर्व की ट्रांसमिशन को, मसल की कॉन्ट्रैक्शन को और नर्व की ट्रांसमिशन को। ऑप्शन देखेंगे, सल्फर, मैग्नीशियम, जिंक एंड कोबाल्ट। तो मैग्नीशियम क्या है, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में, जो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड होता है, आप सोच रहे होंगे यहाँ पर पोटेशियम ऑप्शन में नहीं दे रखा। पोटेशियम के बाद अगर कोई जो सेकंड लार्जेस्ट मिनरल है तो वो होता है मैग्नीशियम। तो यहाँ पर क्या होगा, जो मैग्नीशियम क्या है कि कॉमन कैटायन है, मतलब मैग्नीशियम क्या है, सेकंड कॉमन कैटायन है इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में। तो ये क्या करता है, प्रोलिफरेशन करता है। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है कि उसकी ज्यादा से ज्यादा रेप्लिका बनाना या उसको ज्यादा से ज्यादा जनरेट करना, उस चीज को बोला जाता है प्रोफेलिरा। तो यहाँ पर क्या होता है, जो मसल कॉन्ट्रैक्ट में प्रोटीन का निर्माण करता है, कौन करता है, ये मैग्नीशियम करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पे, प्रोसेस जिसमें एक सेलेक्टिव परमेबिली मेम्ब्रेन द्वारा सोलवेंट को कम कंसंट्रेटेड सोल्यूट से अधिक कंसंट्रेटेड सोल्यूट में इक्विलाइजेशन के पॉइंट तक खींचना कहलाता है। हमसे पूछा गया है कि एक जो प्रोसेस है जिसके अंदर क्या है कि ऐसे ये हम इसको देखेंगे, ये है कंटेनर है सपोज, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये एक बॉल है बीच में, तो यहाँ पर दो तरह के सॉल्यूशन है, एक ये रहा सॉल्यूशन और एक सॉल्यूशन ये रहा। इसके बीच में क्या है, कुछ सेलेक्टिव जैसे छोटे छोटे से हम कहें तो कुछ पोर्स हैं, ऐसे आप देख रहे हैं बीच में ऐसे रास्ता बना दिया है। तो ये एक सेलेक्टिव परमेबिलिटी है, यहाँ से कुछ ऐसे पार्टिकल होते हैं जो इसके साइज के वो पास हो सकता है, कुछ नहीं हो सकते। तो अगर ये क्या करते हैं, ये एक अब जैसे ये बीच में गैप है तो कुछ इसके ऐसे इधर आएंगे, ऐसे ऐसे इधर आएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, एक लेवल ऐसा आएगा ये बराबर हो जाएंगे जब इधर रहे। तो इस चीज को जब एक सेलेक्टिव परमेबिलिटी के लिए, जैसे कहते हैं छन्नी होती है, चाय की छन्नी छालते हैं तो चाय तो निकल जाती है, पत्ती रह जाती है, तो उस तरीके से यहाँ पे समझ लो छाछ है। तो यहाँ से क्या है कि ऐसे थ्रू सेमी परमेबिलिटी, ये आपने पढ़ा होगा, तो इसको क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑस्मोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 11 स्क्रीन पर, तो क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ेंगे, डिफ्यूजन थ्रू ए सेल मेम्ब्रेन डज नॉट डिपेंड ऑन। जो डिफ्यूजन होता है जो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है वो किस पे डिपेंड नहीं करता है, चार्ज ऑफ द पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, साइज ऑफ द पार्टिकल या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो पहले मैं आपको एक ये जो कंफ्यूजन है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का ये क्लियर कर दूं। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में सिर्फ इतना ही अंतर है, जब हम बात करते हैं हाई टू लो कंसंट्रेशन में जाने की, तो जो
ये यूज आया वर्ड की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है तो ओस्मोसिस है। अगर आए सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन तो आप समझ लेना डिफ्यूजन, सेलेक्टिव डिफ्यूजन के लिए आता है और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ओस्मोसिस के लिए। तो क्या होता है जब डिफ्यूजन में क्या होता है, ये जो डिफ्यूजन का जो सॉलिड पार्टिकल्स होता है इसलिए कभी भी साइज, मास और जो सॉलिड्स का जो चार्ज है इस पे क्या डिपेंड करता है, लेकिन कभी जो उसकी एनर्जी होती है किसी प्रकार की जैसे एनर्जी होती है तो उस पर कभी भी डिपेंड नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 12। हायर कंसंट्रेशन के रीजन से लोअर कंसंट्रेशन के रीजन की ओर पार्टिकल्स की मूवमेंट क्या कहलाती है। तो जो हायर कंसंट्रेशन से जो जो पार्टिकल जो होते हैं वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं उसको क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है डिफ्यूजन। क्या कहा जाएगा उसको, डिफ्यूजन कहा जाएगा। जो मैंने भी आपको बताया था आप सोच रहे हो ओस्मोसिस, ओस्मोसिस में क्या होता है कि वो थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, उसमें अलग से होता है कि थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह का यूज नहीं किया है। तो यहाँ पर क्या है, ये डिफ्यूजन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 13। ब्लड इज स्टोर्ड एट टेम्परेचर ऑफ, हमसे पूछेगा जो ब्लड होता है उसको किस टेम्परेचर पे हमें स्टोर करते हैं। ऑप्शन देखेंगे 10 से 12, 4 से 6, 6 से 10 और 20 से 30 डिग्री सेल्सियस पे। तो ब्लड जब हम स्टोर करते हैं ये कितने उस पर करते हैं, ये हम करते हैं 1 से, ब्लड जो हम स्टोर करते हैं रेफ्रिजरेटर में ये 1 से 6 डिग्री सेल्सियस तक हम करते हैं। हमारे को दे रखा है, हम देखेंगे इसके बीच में लाइक कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 4 से 6 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 14। ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले एक नर्स को कलेक्शन का टाइम व डेट नोट करना चाहिए और इससे भी अवेयर होना चाहिए कि पैक्ड आरबीसीज को कब तक स्टोर किया जा सकता है। तो हमसे ये कहा गया है कि जब ब्लड को जब नर्स क्या करती है ट्रांसफ्यूजन करने से पहले को जब कलेक्ट करती है ब्लड को, तो उसको वहां पर क्या नोट करना चाहिए कि जो पैक्ड आरबीसी है या जो ब्लड है वो कब तक स्टोर किया जाना चाहिए। ऑप्शन देखेंगे 25 दिन, 35 दिन, 45 दिन या 55 दिन। तो बात करें इसकी, जो ब्लड होता है वो हमारा कितने दिन के लिए हम उसको स्टोर कर सकते हैं। हम बात करें इसमें आरबीसी या ब्लड की बात करें तो हम मैक्सिमम इसको कितने दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं रेफ्रिजरेटर में, 42 डेज तक इसको हम स्टोर कर सकते हैं। वही बात करें इसके अंदर प्लेटलेट्स की, अब हम इसमें बात करें अगर इसके प्लेटलेट्स की तो इसको कब तक कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं 5 दिन तक, 5 डेज तक। वही बात करें जो फ्रेश फ्रोजन प्लेट वो होते हैं, प्लाज्मा, इसको हम डिनोट करते हैं एफ फ्रेश, एफ पी। इसको कितने दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं 1 साल तक। तो ये कंडीशन होती है। जो आरबीसी होता है जिसे ब्लड भी कह देते हैं, डायरेक्ट ब्लड ही होता है, तो आरबीसी और ब्लड कितने दिन तक हम स्टोर कर सकते हैं, 42 डेज तक। प्लेटलेट्स 5 डेज तक। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा जिसे हम शॉर्ट में एफएफपी भी कहते हैं, ये 1 साल तक हम स्टोर कर सकते हैं। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, तो क्वेश्चन में क्या अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो इस ऑप्शन में 35 हमारा लाई कर रहा है, क्योंकि अगर 42 तो नहीं है, 42 से नीचे देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बैठेगा।
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा हमारा 35 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 15 स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ेंगे। एक इमरजेंसी में जब पेशेंट अपना ब्लड ग्रुप बताने में असमर्थ होता है उस समय ब्लड ग्रुप से क्रॉस मैच करना सेफ होता है। हमसे पूछा गया है जब ऐसी कंडीशन होती है जो पेशेंट अनेबल होता है बताने के लिए कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है, तो उस टाइम पर जो ब्लड ग्रुप क्रॉस मैच कौन सा कराना सेफ रहता है। ऑप्शन देखेंगे, ए बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी नेगेटिव या ए नेगेटिव। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल, आई होप आप सबको पता होगा यूनिवर्सल डोनर कौन सा ग्रुप है, और यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा ग्रुप है। पहले तो ये बताइए, तो जो यूनिवर्सल डोनर होता है, आप कभी भी ये ध्यान रखना डोनर में ओ आ रहा है तो ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव ऑलवेज डोनर है, यानी ये किसी को भी दिया जा सकता है। ओ नेगेटिव जो है ये यूनिवर्सल डोनर है, ये ब्लड ग्रुप किसी को भी दिया जा सकता है। यूनिवर्सल रेसिपिएंट ये है, ये ऐसा है कि ये किसी का ब्लड ग्रुप एक्सेप्ट कर लेता है। तो ऐसा कौन सा है, ए बी पॉजिटिव। तो आप बताइए कौन सा इसमें मैच कराना सेफ रहेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, ओ बी नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 16 स्क्रीन पर। Why are blood transfusions given? तो जो ब्लड का जो ट्रांसफ्यूजन होता है, ब्लड चढ़ाते हैं, क्यों चढ़ाते हैं। ऑप्शन देखेंगे, ओनली टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ ब्लड, ओनली टू इंक्रीज ब्लड्स एबिलिटी टू कैरी ऑक्सीजन, ओनली टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, या ऑल ऑफ दीज। तो हमसे कहा गया है जो ब्लड हम चढ़ाते हैं वो क्यों चढ़ाते हैं, उसका क्या एम होता है। ऑप्शन में दिया गया है कि ब्लड की अमाउंट बढ़ाने के लिए, ब्लड की एबिलिटी बढ़ाने के लिए कि जिससे वो ऑक्सीजन कैरी कर सके, या जो रिस्क होता है ब्लीडिंग के डिक्रीज होने का, जो ब्लीडिंग होने का, उसको देखते हुए। तो यहाँ पर ये सभी हमारे सही है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 17। फॉर ब्लड डोनेशन ए डोनर शुड हैव हेमोग्लोबिन लेवल अबव। तो हमसे पूछेगा जो एक डोनर होता है, ब्लड डोनेट जो कर रहा है, तो उसका मिनिमम हेमोग्लोबिन लेवल कितना होना चाहिए ब्लड देने के लिए। तो ऑप्शन देखेंगे, 10 ग्राम परसेंट, 11 ग्राम परसेंट, 12 ग्राम परसेंट या 13 ग्राम परसेंट। तो हेमोग्लोबिन की हम बात करते हैं, जो नॉर्मल हेमोग्लोबिन लेवल कितना होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे हेमोग्लोबिन लेवल, मैन में बात करेंगे सबसे पहले हम। तो मैन में कितना होता है हेमोग्लोबिन लेवल, 30.2 से लेके 16.6 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। वही बात करें वुमन में, तो वुमन में कितना होता है, 11.6 to 15 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। हमसे पूछा था कि कितना मिनिमम एक होना चाहिए डोनर के पास। तो ये थी वैल्यू मेल की और ये फीमेल की नॉर्मल, हेमोग्लोबिन इतना होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जो 12 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए, क्या हेमोग्लोबिन होना चाहिए एक ब्लड डोनेटर के पास अगर वो ब्लड डोनेट कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 18। ए यूनिट ऑफ ब्लड कंटेन्स हाउ मच अमाउंट ऑफ ब्लड।
जो 1 यूनिट होती है ब्लड की, वो कितना अमाउंट कंटेन करती है 1 यूनिट में ब्लड का? 100 ml, 200 ml, 300 ml या 400 ml। तो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्ट आपको लोग अगर एक बार भी आपने पढ़ रखा है तो आप आराम से इनको टेक कर सकते हैं। ये टाइम सेविंग होते हैं एग्जाम में। तो कितना होता है 1 यूनिट में ब्लड? 300 ml होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, 300 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 19 स्क्रीन पर। हाउ ऑफ्टन कैन ए डोनर गिव ब्लड? तो हमसे पूछा ही नेक्स्ट टाइम, जैसे अगर कोई डोनर है वो ब्लड दे रहा है तो कितने टाइम के बाद दे सकता है? एट एनी टाइम, एवरी 2 मंथ, एवरी 3 मंथ या एवरी 6 मंथ। तो जो डोनर होता है, एक ब्लड डोनर होता है, वो जो अगला डोनेट करेगा तो वो 3 मंथ के बाद ही कर सकता है। क्योंकि जो 3 मंथ के बाद, 3 मंथ के अंदर क्या होता है, जो ब्लड की जो वॉल्यूम होती है या उसका उसका जो अंदर का जो कंटेंट होता है, जो भी उसकी मिनरल्स होते हैं वो वापस वहां पर बन पाए, तो उसके लिए 3 महीने का समय लगता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, एवरी 3 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 20। एक नियोनेट को बर्थ के बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता है, कौन सी कैनुलाइजेशन साइट सबसे अधिक प्रीफर की जाती है? तो एक नियोनेट बेबी है जो अभी अभी पैदा हुआ है, उसको क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता है, यानी ब्लड को उसको चाहिए वहां पर। तो कौन सा कैनुला हम साइट पर वहां पर प्लेस करेंगे जिसको हम मतलब प्रीफर करेंगे वहां पर? तो ऑप्शन देखेंगे, स्काल्प व्हील्स, इंट्रा ओसियस, अम्बिलिकल कॉर्ड या सब क्लेवियन। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या होता है, ब्लड जैसे कंटेंट होते हैं, जैसे ब्लड के जो इंटरनल कंटेंट होते हैं, जो उसका कंटेंट होता है, उसको वहां पर हम क्या करते हैं, उसको इंटरनली भेजते हैं। किसके थ्रू भेजते हैं? इंट्रावीनियसली भेजते हैं। तो यहाँ पर हम किससे भेजेंगे? तो हम यहाँ पर भेजेंगे अम्बिलिकल कॉर्ड से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, अम्बिलिकल कॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 21। एक पेशेंट को ब्लड एडमिनिस्टर करते समय, ये इंपॉर्टेंट है कि एक पेशेंट है जिसको हम ब्लड एडमिनिस्टर कर देंगे, यहाँ पे इसको ब्लड दिया जाएगा, तो क्या इसको वहां पर हमारे को ध्यान में रखना चाहिए? एडमिनिस्टर ईच यूनिट विद 6 आवर पीरियड, यूज ए वॉल्यूम कंट्रोल इन्फ्यूजन पंप टू एडमिनिस्टर द ब्लड, या रन द ब्लड एट ए स्लोअर रेट ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 to 10 मिनट्स, या ड्रॉ ब्लड सैंपल्स फ्रॉम द पेशेंट इमीडिएटली आफ्टर ईच यूनिट इज ट्रांसफर्ड। तो जब हम ब्लड देते हैं, शुरुआत में क्या होता है कि वहां पर रिएक्शन देखने को मिल सकती है ब्लड में। जब हम ब्लड वहां पर उनको दे रहे हो तो क्या होता है, शुरू के जो 15 मिनट होता है वो क्या एक तरह से हमारा नोटिस टाइम होता है। अगर हम किसी भी पेशेंट को क्या कर रहे हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं ब्लड का, तो वहां पर 15 मिनट बाद हमें वहां पर उनको रीचेक करना चाहिए और नोटिस करना चाहिए कि कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई ऐसी बात वहां पर हुई तो नहीं है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, और जो शुरू में जो 15 मिनट होते हैं उसमें वहां पर हम उसको स्लो रेट से काफी ब्लड देंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, रन द ब्लड एट स्लो रेट ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 to 10 आवर्स। वैसे 15 आवर्स तक हम स्लो ब्लड देते हैं शुरू में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। और जो हम ब्लड देते हैं वो अधिकतम ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे में उसको हम दे देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 22। एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन को कितनी मैक्रो ड्रॉप्स पर मिनट व कितने समय तक हेतु करना चाहिए? तो जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम कर रहे हैं तो उसका जो मैक्रो ड्रॉप्स पर मिनट, कितनी मैक्रो ड्रॉप्स वहां पर एक होनी चाहिए और कितने समय तक होनी चाहिए? ऑप्शन देखेंगे, 10 ड्रॉप्स पर 10 मिनट्स, 20 ड्रॉप्स पर 10 मिनट्स, 25 to 50 ड्रॉप्स पर 15 मिनट्स या 120 ड्रॉप्स पर 15 मिनट्स। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा,
25 से लेकर 50 ड्रॉप यानी 25 to 50 ड्रॉप्स हमें देनी है वहां पर उसको पर मिनट। और कितनी देर तक देनी है, ये हमें देनी है 15 मिनट तक। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं, क्वेश्चन नंबर 23। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सी आइडियल नर्सिंग केयर को रिकमेंड करना चाहिए। यानी जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम कर रहे हैं, जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं तो वहां पर क्या है कि एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिएक्शन हो सकती है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा आइडियल नर्सिंग केयर हमको रिकमेंड करना चाहिए। ऑप्शन देखें, इंस्पेक्टिंग 15 मिनट्स आफ्टर इन्फ्यूजन स्टार्टेड, इंस्पेक्टिंग एट द एंड ऑफ ट्रांसफ्यूजन, इंस्पेक्टिंग वंस इन एवरी 30 मिनट्स, इंस्पेक्टिंग व्हेनेवर द पेशेंट कंप्लेन्स। तो इसका आंसर तो आप ही बताइए, अभी मैंने आपको बताया था जस्ट। तो हम क्या करेंगे, जब हम वहां पर पेशेंट को क्या करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, तो उसके 15 मिनट बाद हम उसको नोटिस करते हैं। तो इंस्पेक्ट 15 मिनट्स आफ्टर इन्फ्यूजन इज स्टार्टेड। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 24। ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन द मोस्ट इंपोर्टेंट नेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज। हमसे कहा गया जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान जो सबसे जो महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी कौन सी है। ऑप्शन देखेंगे, ड्रॉ ए सैंपल फ्रॉम द पेशेंट बिफोर ईच यूनिट इज ट्रांसफ्यूज, वार्म द ब्लड टू बॉडी टेम्परेचर टू प्रिवेंट चिलिंग, run the blood at a slower rate during the first few minutes of the transfusion, maintain patency of IV catheter with dextrose solution। तो बताइए, तो सेम है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो हम रन करेंगे ब्लड को शुरू में, इसमें दे रखा है कुछ मिनट तक, हम उसको काफी स्लो रेट पर रखने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आए, क्वेश्चन नंबर 25 स्क्रीन पर। एक हेमोडायनेमिकली स्टेबल अडल्ट पेशेंट के लिए निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में सही है। हमसे कहा गया एक हेमोडायनेमिकली स्टेबल अडल्ट पेशेंट है, तो एक हेमोडायनेमिकली पेशेंट की बात करें, एक हेमोडायनेमिकली पेशेंट स्टेबल है। ये स्टेबल, हेमोडायनेमिकली स्टेबल का मतलब क्या होता है कि एक पेशेंट नहीं कहेंगे, यानी कि जो उसका हार्ट है वो पंपिंग कर रहा है, नॉर्मल है, और जो सर्कुलेशन है वो वहां पर नॉर्मल है। तो इसका मतलब है वहां पर भी ठीक कंडीशन में है। इसका मतलब ये है, हेमोडायनेमिकली स्टेबल का मतलब होता है कि वो अभी वहां पर ठीक कंडीशन में, इतना ध्यान रखें। लेकिन अगर आता है हेमोडायनेमिकली इनस्टेबल, जब इनस्टेबल आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर उसका बीपी बढ़ रहा है, और क्या है, जो बीपी बढ़ रहा है, और जिससे क्या है कि जो उसका फ्लूइड का जो फ्लो है वो इनएडुकेट हो सकता है, और जो इनएडुकेट हो रहा है वो किसको लॉस कर सकता है, जो उसके बॉडी के ऑर्गन है वहां पर उसको लॉस कर सकता है। तो ये ध्यान रखें, छोटा सा है, हेमोडायनेमिकली स्टेबल तो मतलब वह सही है, लेकिन अगर इसके आगे वो इनस्टेबल लगा देगा तो इसका मतलब कि वहां पर जो उसका बीपी है वो बढ़ रहा है, और जो बीपी बढ़ने से क्या लीड कर सकता है, वहां पे उसके ऑर्गन में वहां पर डिफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो हमसे इसमें पूछा गया है कि तो इनमें से कौन सा है जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में सही है। 150 ml should be transferred in first 15 minutes. Blood should be administered slowly and completed not before 6 hours. Transfusion should be completed within 4 hours. Unit of blood should be warmed at the bedside for 1 hour before starting transfusion. तो गाइस क्वेश्चन जो है ये घुमा घुमा के दिए जा रहे हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कहीं से भी आंसर उसको दे दोगे।
अब इसमें क्या है कि ये जो पेशेंट है ये स्टेबल है, ये स्टेबल है। तो यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया था, इसमें क्या है कि ऑप्शन नंबर सी देखेंगे आप, ट्रांसफ्यूजन शुड बी कंप्लीटली विद इन 4 आवर्स। तो ट्रांसफ्यूजन है जो नॉर्मल कंडीशन में है तो उसको 4 आवर में कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 26। एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन अधिकतम 4 आवर में कंप्लीट होना चाहिए। जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो जो चार आवर में कंप्लीट होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन देखेंगे, प्रिवेंट ए हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, कि जो हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होता है उससे बचा जा सके। ओवरलोड से प्रिवेंट फ्लूइड ओवरलोड, प्रिवेंट बैक्टीरियल ग्रोथ या प्रिवेंट हाइपोथर्मिया। तो किस लिए होता है, तो ये किस लिए होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो 4 घंटे तक हम करते हैं जिससे कि जो उसकी जो ब्लड की बैक्टीरियल ग्रोथ से बचा जा सके। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा हमारा, टू प्रिवेंट बैक्टीरियल ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं, क्वेश्चन नंबर 27। ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुरू करने से पहले नर्स की कौन से सॉल्यूशन को इन्फ्यूज करना चाहिए। जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा जा रहा है तो ट्रांसफ्यूजन करने से पहले ब्लड को वहां पर कौन सा सॉल्यूशन इन्फ्यूज वहां पर करना चाहिए। 5% डेक्सट्रोज इन वाटर, 0.9% सोडियम क्लोराइड, 5% डेक्सट्रोज इन 0.45 सोडियम क्लोराइड या रिंगर्स लैक्टेट सॉल्यूशन। तो जो ट्यूबिंग्स होती है उनको जब हम कभी जैसे ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं उससे पहले अगर हम वो शॉट करना चाहें, जैसे हम फ्लश करते हैं तो हमें हमेशा क्या यूज करना है, आपको NS यूज करना है। NS क्या होता है, NS सॉल्यूशन होता है 0.9, जैसे कि आप सबको पता है 0.9 क्या होता है इसके अंदर होता है नॉर्मल सलाइन, जिसे हम सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं। ये NaCl होता है, यानी सोडियम क्लोराइड होता है, ये 0.9 होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में हमारा 0.9% सोडियम क्लोराइड ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, जब भी कभी बात आए ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, जब भी कभी आए ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात, 2 चीजों से कभी भी, ना तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले ना ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद, डेक्सट्रोस और RL रिंगर लैक्टेट, ये हमें कभी भी यूज नहीं करने हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले डेक्सट्रोस या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद डेक्सट्रोस नहीं यूज करना है, ऐसे ही RL, ये कभी भी हमारे को यूज नहीं करने, नॉर्मल सलाइन ही हमें यूज करना है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 0.9 सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 29 स्क्रीन पर, सॉरी 28 लगाएंगे स्क्रीन पर क्वेश्चन। पैक्ड रेड ब्लड सेल्स का IV रूट से इन्फ्यूजन स्टार्ट करने से पहले कौन सी नर्सिंग सबसे महत्वपूर्ण है। तो जब हम पैक्ड, देखो क्वेश्चन को घुमा रहा है कि आप कभी पैक्ड रेड ब्लड सेल्स बोल रहा है, कभी RBC बोल देता है, कभी ब्लड बोल देता है, तो ये चीजों में आपको घुमाता है क्वेश्चन, आपको घूमना नहीं है क्वेश्चन से, आपको बस कंसेप्ट पकड़ना है। तो पेशेंट एक पैक्ड रेड ब्लड सेल्स है जो IV रूट से इन्फ्यूजन स्टार्ट करने से पहले, जब उसको IV देते हैं तो उससे पहले क्या नर्सिंग एक्शन वहां पर क्या लेना, कौन सा महत्वपूर्ण है। ऑप्शन देखेंगे, वेटिंग पेशेंट्स एज ए बेसलाइन असेसमेंट, फाइंडिंग आउट वेदर एन 18 गेज नीडल इज बीइंग यूज्ड, चेकिंग द HB एंड HCT लेवल, क्लियरिंग द एग्जिस्टिंग ट्यूबिंग विद 5% डेक्सट्रोज इन वाटर। तो हमसे पूछा ही कौन सा यहाँ पर हमें नर्सिंग एक्शन है जो महत्वपूर्ण है, जो हमें ध्यान रखना है। तो क्या होता है, जब भी हम ये ध्यान रखेंगे कि जब हम भी कभी क्या करेंगे, IV से हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन नीडल किसको बोला जाता है, पहले तो ये बताइए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन नीडल ये बोला जाता है 18 गेज को। 18 गेज को क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये क्या है कि स्टैंडर्ड साइज है,
ये स्टैंडर्ड साइज है। यूं तो हम 23 गेज तक भी यूज कर सकते हैं। तेईस गेज तक भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें नहीं करना जब बिल्कुल ही मतलब हो ही ना या ऐसी कोई कंडीशन है, तब वो हम मतलब कर सकते हैं मजबूरी में। लेकिन क्या है कि हम 18 गोज को यूज करेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन में। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जितनी भी जो निडल है, जो वो क्या होती है, जितनी भी वो पतली होगी या जितनी भी वो स्मॉल होगी, तो वहां पर क्या है, एक तो स्लो हो जाएगा वहां पर प्रोसेस, और क्लोटिंग फैक्टर जमने की वहां पे रिस्क बढ़ जाता है। तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं, 18 गोज का यूज करते हैं, जो स्टैंडर्ड साइज है नीडल का। और कैथेटर भी हम जब भी ट्रांसफ्यूजन करते हैं ब्लड का, तो 18 गोज का ही यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा, ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फाइंडिंग आउट वेदर एन 18 गेज नीडल इज बीइंग यूज्ड, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 29 स्क्रीन पर। 18 गोज इंट्रावीनस कैनुला इज यूज्ड फॉर, ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास दोबारा घूम के, कि जो 18 गेज का इंट्रावीनस कैनुला वो किस लिए यूज होता है, मेडिकेशन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, न्यूबॉर्न बेबी या सबक्यूटेनस इंजेक्शन। तो ये मैंने आपको बताया ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए हम क्या यूज करते हैं, 18 गोज का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 30। ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेते समय पेशेंट को चिल्स व हेडेक हो जाती है। जब पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो वहां पर क्या हेडेक और चिल्स, यानी चिल्स यानी कहने का मतलब होता है कि चींटी सी काटती है उस टाइप से, और हेडेक आपको पता है नर्स की कौन सी इनिशियल एक्शन होती है, तो वहां पर कौन सा ऐसा एक्शन होता है कि उसको देखने को वहां पर मिलता है। नोटिफाई द फिजिशियन स्टेट, स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली, कवर द पेशेंट विद ए ब्लैंकेट एंड एडमिनिस्टर ऑर्डर एसिटामिनोफेन, या स्लो द ब्लड फ्लो टू कीप द वीन ओपन। तो वहां पर क्या नर्स एक्शन लेगी अगर इस तरह की कंडीशन हो रही है कि पेशेंट को जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहा है चींटी ऐसी काट रही है और उसको हेडेक हो रहा है, तो इस टाइम पर क्या होगा, जो नर्स है वो इमीडिएटली ब्लड का जो ट्रांसफ्यूजन है उसको स्टॉप वहां पर कर देगी। तो स्टॉप ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चंस। आई होप आप सभी को क्लास पसंद आ रही होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि अगर कमेंट आएंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा। हम मोटिवेशन होते हैं तो ही आपके लिए अच्छा कर पाते हैं। तो हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।